स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। जो भी टॉपिक्स हैं हमारे जो बचे हुए थे, जो पार्ट 1 के अंदर हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कैरी ऑन करेंगे एंड आज आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस की आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से चैप्टर को समझ पाए। एंड ये सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं इग्नाइटेड फ्यूचर। प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल, वहाँ पर आपको इस सारे के सारे नोट्स की PDFs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। So let's start with our first topic of the video, that is divine kings. कोई भी चीज़ भगवान से एसोसिएटेड होती है ना, तो उसे हम डिवाइन बोलते हैं। पहले क्या होता था, जो राजा होते थे ना, उन्हें हाई स्टेटस क्लेम करना होता था। तो हाई स्टेटस क्लेम करने के लिए वो क्या करते थे, अपने आप को अलग अलग डीटीज के साथ, अलग अलग भगवानों के साथ आइडेंटिफाई करवाते थे। कैसे? वो बोलते थे कि हमें तो सीधा भगवान ने भेजा इस धरती पर, इस पूरे इलाके पे रूल करने के लिए। साथ ही वो अपने आप को गॉड की इनकारनेशन बताते थे, गॉड के सन बताते थे। तो ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है हमारे कुशाना रूलर्स ने, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक रूल किया था, और इन्होंने बहुत बड़े किंगडम के ऊपर रूल करा था। इनका किंगडम जो था वो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। अब कुशाना रूलर्स के बहुत सारे स्टैचूज हमें देखने को मिले हैं। एक श्राइन के अंदर एक मठ है, मठ के पास, मथुरा के पास एक मठ है, वहाँ पे एक श्राइन है। तो यूपी के अंदर वहाँ पर हमें स्टैचूज देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक श्राइन हमें देखने को मिली है अफगानिस्तान के अंदर भी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टैचूज मिले हमें कुशाना रूलर्स के। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि कुशाना रूलर्स के बारे में हमें पता कहाँ से चला। सो व्हाट वर द सोर्सेज जिनसे हमें पता चला इनके बारे में? ये कुछ सोर्सेज है जिनसे हमें इनके बारे में पता चला। सोर्स नंबर 1, इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन एक बहुत बेहतरीन सोर्स है इनके बारे में जानने के लिए। इनके क्या, सभी रूलर्स के बारे में जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। टेक्सचुअल ट्रेडिशन से भी हमें बहुत कुछ पता चला है, कॉइन्स से एंड इवन स्कल्पचर से। अब कुछ हिस्टोरियंस को पता है क्या लगता है कि कुशानास है ना, अपने आप को भगवान से कंपेयर करते थे, और यानी कि भगवान जैसा ही कंसिडर करते थे। बहुत सारे कुशाना रूलर्स ने है ना कुछ टाइटल्स अडॉप्ट कर रखे थे, जैसे कि देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बेटे बता रहे हैं अपने आप को। ऐसा हो सकता है कि ये लोग चाइनीज रूलर से इंस्पायर रहे होंगे, और जो चाइनीज रूलर थे ना, वो अपने आप को सन ऑफ हेवन मानते थे। तो हो सकता है कि ये कुशाना रूलर्स इन चाइनीज रूलर से ही इंस्पायर होंगे, और तभी उन्होंने देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड ये टाइटल अपनाया होगा। अभी हम कुछ इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये कुशाना कॉइन्स है। इसके ऊपर हम ये एक इमेज देख पा रहे हैं। ये कौन है भाई? ये कनिष्क है, ये किंग कनिष्क हैं, और ये एक डीटी माने गए हैं। हमने देखा है कि कुशाना रूलर्स अपने आप को सीधा भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को एक डीटी की तरह दिखाया है। अब 4th सेंचुरी के आसपास और बड़े स्टेट्स का एविडेंस देखने को मिलता है। उनमें से एक था हमारा गुप्ता एम्पायर। बहुत सारे ऐसे एम्पायर सामंतास के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अब सामंतास कौन होते थे? वो लोग जो अपने आप को मेंटेन करके रखते थे, यानी कि वो लोग जिनका कंट्रोल होता था बहुत सारे लोकल रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि लैंड के ऊपर। तो उन लोगों को सामंतास बोला जाता था। वो लोग खुद भी बहुत पावरफुल होते थे, साथ ही साथ वो मिलिट्री सपोर्ट और होमेज देते थे हमारे रूलर्स को। अब कई बार क्या होता था, पावरफुल सामंतास भी किंग्स बन जाते थे। वीक रूलर्स कई बार उनकी पोजीशन नीचे हो जाती थी, यानी कि कोई किंग है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, वो नीचे वाली पोजीशन पे आ जाएगा, और सामंतास ऊपर वाली पोजीशन पे चले जाएंगे। गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्रीज हमें कहाँ से पता चली है? लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, साथ ही साथ प्रशस्तीज भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है गुप्ता रूलर्स के बारे में जानने के लिए। अब प्रशस्तीज क्या होती थी? ये वो वी कैन से डॉक्यूमेंट्स होते थे जो किसी किंग की प्रेज में लिखे जाते थे, तारीफ में। ज़्यादातर पोइट्स इन प्रशस्तीज को लिखा करते थे किसी किंग की प्रेज में, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस प्रशस्ति के अंदर किंग के बारे में लिखा जाता था।
अब एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में प्रयाग प्रशस्ति का। इसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सो ये प्रयाग प्रशस्ति जो थी ये संस्कृत के अंदर लिखी गई थी और हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन थे भाई? ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल गुप्ता रूलर थे 4th सेंचुरी सीई के लगभग। तो हमने क्या देखा कि एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी जिसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो ये संस्कृत में लिखी गई थी और ये एक कोर्ट पोएट ने लिखी थी जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था हरिसेना, और ये बहुत पावरफुल गुप्ता रूलर थे समुद्रगुप्ता। तो इनकी प्रेज में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक बॉक्स में गिवन है प्रयाग प्रशस्ति, उसे एक बार आप रीड भी कर लेंगे। ये वही बॉक्स है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये क्या है? ये प्रयाग प्रशस्ति की इमेज है, मतलब एक एक्सर्प्ट लिया गया है प्रयाग प्रशस्ति से, ये वाला। सो ये आप खुद ब खुद रीड करेंगे। एंड ये एक और इमेज हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक स्कल्पचर है कुशाना किंग का। ये क्योंकि हमने देखा सोर्सेज में कि स्कल्पचर से भी हमें कुशान्स के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो एक स्कल्पचर हमें ये मिला है, ये किसी कुशाना किंग, आई थिंक कनिष्क का, ये एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। अब देखो, व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स? क्या प्रजा सोचती थी अपने राजा के बारे में? इंस्क्रिप्शन से हमें आंसर नहीं मिलता है। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल के कोई अकाउंट्स भी हमें देखने को नहीं मिले हैं जिसके अंदर उनके थॉट्स और एक्सपीरियंस का हमें पता चले। तो ऑर्डिनरी लोग लिखते भी नहीं थे, तो उनके कुछ अकाउंट्स भी नहीं है जिनसे हम पता लगा पाए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स का क्या विचार होता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्या सोचते थे हमारे प्रजा। हिस्टोरियंस ने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करी है, अलग अलग स्टोरीज को, जैसे कि एंथ्रोलॉजीज को पढ़ के स्टडी करके, जैसे कि जातकात और पंचतंत्र, ये कुछ एंथ्रोलॉजीज है, एंथोलॉजीज। तो इनकी मदद से हमारे हिस्टोरियंस ने ऑर्डिनरी लोगों के विचारों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है कि ऑर्डिनरी लोग जो इतने सारे चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में क्या सोचते थे, उनका किंग को लेके क्या मानना था। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं, या फिर हिस्टोरियंस ने कहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है? भाई एंथ्रोलॉजी से, जैसे कि जातकास और पंचतंत्र, ये कुछ स्टोरीज होती थी। तो इनको पढ़ के इन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के वीकेंड से विचार समझने की कोशिश करी है हमारे हिस्टोरियंस ने। अब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सारी जो स्टोरीज थी ना, ये एंथ्रोलॉजीज, जातकास और पंचतंत्र, तो ये हो सकता है उस टाइम पे बहुत पॉपुलर ओरल टेल्स रही होंगी, यानी कि लोग सुनाया करते होंगे गा गा के, मतलब बोल बोल के कि ऐसा होता होगा, मतलब ये टेल्स वगैरह स्टोरी सुनाते होंगे और बाद में इन्हें लिखवा दिया गया होगा। ये जो जातकास थे ना, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, लगभग इन द मिडल ऑफ 1st मिलेनियम सीई ये जातकास पाली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे। एक स्टोरी है जिसे हम गंडा टिंडू जातका कहते हैं। तो इसके अंदर फ्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स दिखाया गया है, यानी कि प्रजा कितना ज़्यादा वीकेंड से सहन कर रही थी। एक राजा था, वो बहुत 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 बुरा होता था, तो उसने अपनी प्रजा के ऊपर कितना ज़्यादा वीकेंड से अत्याचार किया है, तो उसके बारे में है ये हमारी गंडा टिंडू जातका, जो भी है, आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो ये उसके बारे में है, ठीक है। तो इनके अंदर एल्डरली विमेन, मेन, कल्टीवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज, इवन एनिमल्स के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं किंग के द्वारा, एक विक्ड किंग के द्वारा, तो वो सब कुछ लिखा जाता था। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी आराम से इस चैप्टर को समझ पाए। सो एक सोर्स गिवन है आपकी बुक के अंदर, सोर्स 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुदर्शन लेक जो कि गुजरात के अंदर है, तो उसके बारे में है ये। सो सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है। अब हमें इस सुदर्शन लेक के बारे में कहाँ से पता चला? एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, लगभग 2nd सेंचुरी सीई की है वो रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। उसके अंदर एक शका रूलर थे रुद्रदमन, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया गया है। तो उस इंस्क्रिप्शन से ही हमें सुदर्शन लेक के बारे में पता चला है। अब जो इंस्क्रिप्शन है ना वो वाली, उस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये जो लेक है ना, इसके एम्बैंकमेंट्स के साथ साथ जो वाटर चैनल्स हैं, ये एक लोकल गवर्नर थे जो कि मौर्यास के रूल के दौरान एक लोकल गवर्नर ने इसे बनवाया था।
जबकि एक टेरिबल स्टॉर्म आया और इसने इसके एम्बैंकमेंट्स को, इस पूरी की पूरी लेक को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। तो रुद्रदमन जो कि एक शका रूलर थे, जो बाद में इस एरिया के अंदर रूल कर रहे थे, उन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया। वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया अपने खुद के रिसोर्सेज की मदद से, बिना कोई टैक्स लगा के किसी सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब प्रजा के ऊपर बिना कोई टैक्स लगाए, बिना किसी के ऊपर टैक्स लगाए, बिना टैक्स लिए, अपने खुद के रिसोर्सेज से इस लेक को रिपेयर करवाया था, ऐसा रुद्रदमन क्लेम करते हैं इस इंस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही साथ एक दूसरी इंस्क्रिप्शन मिली है एक उस सेम रॉक के ऊपर, जो कि लगभग 5th सेंचुरी की होगी। तो उसके अंदर बताया गया कि और भी रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया था दोबारा से। अब आगे बढ़ने से पहले एक और टर्म का मतलब समझ लेते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन एक टर्म है जो कि पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। सो क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, सबसे पहले बीजों को बिखेरा जाता है और उसके बाद सेपलिंग्स उग जाते हैं, ठीक है। तो वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको वहाँ से निकाला जाता है और दूसरी जगह पे जाके लगा दिया जाता है। सो इससे क्या होता है, सैपलिंग्स का सर्वाइवल का रेशो बढ़ जाता है, साथ ही साथ हाइयर यील्ड देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को ही ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सो हमने राइस के केस में देखा है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक जगह उगा दिए जाते हैं, फिर पानी वाले जगह में उन सैपलिंग्स को लगाया जाता है। सो क्या क्या स्ट्रैटेजीज उस टाइम पे अडॉप्ट करी गई थी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए? तो एक स्ट्रैटेजी क्या थी, फ्लो एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। देखो, बहुत ज़्यादा दूर तक फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज फैली हुई थी, जैसे कि गंगा और कावेरी की हम बात करें। सो 6th सेंचुरी BCE से क्या हुआ, वहाँ पे आयरन टिप्ड प्लो शेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एलुवियल सॉइल को टर्न करने के लिए इन इलाकों के अंदर जहाँ पर हाई रेनफॉल होती थी। साथ ही साथ कुछ पार्ट्स ऑफ गंगा वैली के अंदर क्या होता था, प्रोडक्शन किया जाता था पैडी का। सो वो धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी। ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस था जो कि मैंने अभी अभी बताया है। सो आई होप वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी जाती थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो कि थी यूज ऑफ इरिगेशन। सो वेल्स, टैंक्स और दूसरे कैनाल्स हम कह सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का भी यूज़ होता था इरिगेशन के लिए। तो इन इरिगेशनल वाले सोर्सेज को जो है बढ़ाया गया। सो और भी टैंक्स, वेल वगैरह बनवाए गए थे। सो मनुस्मृति एक बहुत बढ़िया लीगल टेक्स्ट है अर्ली इंडिया को जानने के लिए। ये संस्कृत के अंदर लिखी गई है और इसे लगभग 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी CE के बीच कंपाइल किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बॉक्स के अंदर गिवन है। सो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बॉक्सेस के अंदर है और जो इम्पॉर्टेंट लग रही है, तो वो भी मैं साथ के साथ कवर करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर शेयर करना। ना उस रूरल सोसाइटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे। अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन बढ़ने लग गया था उन लोगों के बीच जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे। क्यों भाई? क्योंकि अनइवन बेनिफिट्स होते थे। हमने क्या देखा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके भी अनइवन बेनिफिट्स देखने को मिले। रिच फार्मर्स को तो बहुत अच्छे से बेनिफिट मिला, लेकिन पुअर वाले अभी भी साइडलाइन ही रहे थे। सो इस वजह से रूरल सोसाइटी के अंदर डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, खासकर कि उन लोगों में जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे। अब एक टर्म है गृहपति। सो ये यूज़ करी गई है पाली टेक्स्ट में 2nd और 3rd कैटेगरीज के लिए। सो जो बड़े बड़े लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, साथ ही साथ विलेज हेडमैन, ठीक है, जिनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादातर हेरिडिटरी होती थी, तो ये पावरफुल होते चले गए टाइम के साथ साथ, और इनका कंट्रोल भी होता था कल्टीवेटर्स के ऊपर। जो इनसे नीचे आते थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल भी रहता था। जो पुराना वाला तमिल लिटरेचर है, यानी कि तमिल संगम टेक्स्ट से हमें पता चला है अलग अलग कैटेगरीज होती थी जो लोग गांव में रहते थे ना उनके बीच। सो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स होते थे ना, सो उन्हें विलालर बोला जाता था, लोमेन को उजहावर बोला जाता था, और स्लेव्स को अदीमई। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैच द फॉलोइंग्स एक्सेट्रा आ सकता है। आपकी शायद बैक एक्सरसाइज में भी ऐसा कुछ गिवन है, तो प्लीज़ एक बार वो भी देख लेना। अब एक बॉक्स है गृहपति। गृहपति क्या होता था? गृहपति ओनर होता था, मास्टर होता था, हेड होता था किसी भी हाउस होल्ड का, और उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता था विमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, और साथ ही साथ वो एक कॉमन रेजिडेंस शेयर करते थे। यानी कि
एक पर्टिकुलर जगह पे जितनी भी विमेन है, मतलब जितने भी बच्चे हैं, स्लेव्स हैं, वर्कर्स हैं, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था एक गृहपति का। वो ओनर होते थे सभी के सभी रिसोर्सेज के, जैसे कि लैंड, एनिमल्स, दूसरी चीज़ें जो कि बिलोंग करती हैं उस हाउस होल्ड से। कई बार ये टर्म यूज़ करी गई है एक मेन के स्टेटस को डेजिग्नेट करने के लिए, कि भाई हाई स्टेटस को डेजिग्नेट करने के लिए गृहपति टर्म्स का यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ जो अर्बन एलीट से जो मेन बिलोंग करते हैं ना, उनके स्टेटस को दिखाने के लिए, साथ ही साथ वेल्दी मर्चेंट्स को बताने के लिए कि वेल्दी मर्चेंट्स है तो उनके लिए भी गृहपति टर्म का यूज़ किया जाता था। आपको साइड में एक बॉक्स देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। हर्षचरिता एक बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, जो कि रूलर थे कन्नौज के। तो ये संस्कृत के अंदर कंपोज की गई थी उनके कोर्ट पोएट बन्ना भट्टा के द्वारा लगभग 7th सेंचुरी सीई के दौरान। तो ये आपको याद रखना, हर्षचरिता किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धन की, जो कि रूलर थे कन्नौज के, और कौन सी लैंग्वेज में करी गई है और किसने की है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और इसके नीचे थोड़ा सा एक्सर्प्ट भी दिया गया है, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेंगे। नाउ लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलीट्स। देखो अर्ली सेंचुरी से क्या हुआ, कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरी से हमें कुछ ग्रांट्स के सबूत देखने को मिले हैं, यानी कि लैंड ग्रांट्स भी होते थे उस टाइम पे। उनको इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी रिकॉर्ड किया जाता था। कोई भी लैंड डोनेट करता था या ग्रांट करता था ना किसी को, तो उसको इंस्क्रिप्शन के अंदर रिकॉर्ड करवा दिया जाता था। खास करके जब कोई किंग किसी को लैंड दान कर रहा है, तो इन इंस्टेंसेस को हमेशा इंस्क्रिप्शन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। आपकी इस हिस्ट्री की बुक में जहां पर भी हम एक एक्सेप्शन देखेंगे ना जिसके अंदर विमेन एंगेज्ड है, तो वो एग्जाम्पल होगा प्रभावती गुप्ता का। तो प्रभावती गुप्ता डॉटर थी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इंडियन हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त II। तो उनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। उनकी शादी हुई थी एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली के अंदर, वकाटक्स की वो क्वीन थी। तो वो वकाटक्स भी बहुत पावरफुल थे डेक्कन के अंदर। एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली विमेन कोई इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं रख सकती थी रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि लैंड के ऊपर। जबकि एक इंस्क्रिप्शन से पता चला कि प्रभावती गुप्ता के पास एक्सेस थी लैंड की, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है कि एक विमेन थी जो कि थी प्रभावती गुप्ता, जिनको एक्सेस मिली हुई थी लैंड की, जबकि ऑर्डिनरी विमेन को ये अलाउड नहीं होता था। हो सकता है कि ये क्वीन थी इस वजह से इन्हें अलाउड हो, या फिर जो ब्राह्मणास के जो नॉर्म्स थे वो यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं किए जाते होंगे। अब ये जो लैंड ग्रांट्स का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट वाला टॉपिक है हिस्टोरियंस के बीच। इसके ऊपर बहस छिड़ती रहती है कि क्यों भाई ये लैंड ग्रांट्स किए जाते होंगे। कुछ को लगता है कि लैंड ग्रांट्स स्ट्रैटेजी थी एक किंग्स की, रूलिंग लीनिएजेस की, ताकि वो एग्रीकल्चर को और नए इलाकों तक फैला सके। अब एग्रीकल्चर फैलेगा तो क्या होगा, टैक्स भी तो आएगा। तो एक स्ट्रैटेजी थी रूलिंग लीनिएजेस की एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने की, ताकि उससे टैक्स आ सके। दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो है वो वीकनिंग पॉलिटिकल पावर को दर्शाते हैं। देखो जब किंग्स जो है वो पावर लूज करते जा रहे थे, सामंता जब पावरफुल होते जा रहे थे, तो किंग्स लैंड ग्रांट्स कर दिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि अभी भी हमारे पास पावर है। साथ ही साथ लैंड ग्रांट से हमें एक रिलेशनशिप का पता चलता है कल्टीवेटर्स और स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता था। तो उस रिलेशनशिप के बारे में भी हमें लैंड ग्रांट्स की मदद से पता चलता है। पेस्टोरलिस्ट, फिशर फॉक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिजन्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ज़्यादातर इन ग्रुप्स के बारे में कोई डिटेल रिकॉर्ड्स हमें देखने को नहीं मिले हैं कि कैसी ज़िंदगी ये जीते थे, क्या क्या ट्रांजैक्शंस ये करते थे। तो मतलब इनके बारे में हमारे पास कुछ खास जानकारी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बॉक्स गिवन है, उसके अंदर ये गिवन है अग्रहारा। अग्रहारा लैंड होता है जो कि ब्राह्मणा को दे दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है। इस लैंड के ऊपर कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना होता था ब्राह्मणास को, और कोई ड्यूज नहीं देने होते थे किंग्स को। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अग्रहारा वो लैंड होता था जो कि किंग ब्राह्मणा को ग्रांट कर देते थे, डोनेट कर देते थे, और इस लैंड के ऊपर कोई भी लैंड रेवेन्यू या फिर ड्यूज नहीं होते थे, यानी कि इस लैंड के ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता था गवर्नमेंट को, चाहे कुछ भी कल्टीवेट कर लो। और कई बार इन ब्राह्मणा को राइट दे दिया जाता था कि इस एरिया से तुम लोकल पीपल से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ड्यूज कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अग्रहारा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाउन्स एंड ट्रेड। सो न्यू सिटीज के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े जो टाउन्स थे ना, वो अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन लोकेटेड होते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र, ये रिवर लाइन रूट के ऊपर लोकेटेड था। दूसरे जैसे कि उज्जैनी, ये लैंड रूट के ऊपर था। और बाकी सारे जैसे कि पुहार कोस्ट के पास था, जहाँ से सी रूट्स शुरू होते थे। तो ज़्यादातर जो हमारे टाउन्स वगैरह होते थे वो हमारे ट्रेडिंग रूट्स के पास लोकेटेड होते थे, कम्युनिकेशन के चैनल्स के पास लोकेटेड होते थे। ज़्यादातर सिटीज़ जैसे कि मथुरा, वो बसलिंग सेंटर्स होती थी कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, और इवन आज भी है। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, ये बहुत मुश्किल है एक्सटेंसिव एक्सकवेशन करना उन साइट्स पे, क्योंकि आज भी उन जगहों पर जैसे कि मथुरा, इन जगहों पर लोग बहुत ज़्यादा भर भर के रहते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज में आज भी हड़प्पन साइट्स अगर हम देखेंगे, हड़प्पन साइट्स ज़्यादातर अबेंडेंड रीजन्स में है जहाँ पर एक्सकवेशन करना पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। बट इन सिटीज़ के अंदर जैसे कि मथुरा हो गया, उज्जैनी, इन जगहों पर आज भी पॉपुलेशन रहती है, बहुत वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ से बेशक हमने इतनी एक्सकवेशन नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इन रीजन से देखने को मिले हैं। अब क्या क्या आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं? हमें फाइन पोट्री बाउल्स देखने को मिले हैं, डिशेस देखने को मिली हैं विद ग्लॉसी फिनिश, जिन्हें हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। हो सकता है ये चीज़ें रिच लोग इस्तेमाल करते होंगे। ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमें, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, फिगरीन्स मिली हैं, जो कि बहुत सारे मटेरियल से बने होते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इवोरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। तो इन सभी मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जैसे एक्सपेंसिव मटेरियल कंसिडर करे जाते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, तो हो सकता है ये चीज़ें रिच पीपल जो हैं वो यूज़ क्या करते होंगे। जबकि जो ऑर्डिनरी चीज़ों से बने हैं जैसे कि टेराकोटा से, हो सकता है ये वी कैन से ऑर्डिनरी पीपल यूज़ क्या करते होंगे। और जो थोड़ी सी महंगी चीज़ों से बने हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, हो सकता है ये रिच पीपल यूज़ क्या करते होंगे। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है ये चीज़ें रिच लोग ही इस्तेमाल करते होंगे, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। कई बार हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर गिल्ड्स और श्रेणीज का भी मेंशन देखने को मिलता है। गिल्ड और श्रेणीज क्या होती थी? क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की या फिर मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को गिल्ड्स या श्रेणीज कहा जाता था। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जिक्र देखने को मिला है। ये जो गिल्ड्स थी ना, ये रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करती थी, फिर प्रोडक्शन को रेगुलेट करवाती थी, फिर फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट करती थी। तो ये सारे काम होते थे हमारे गिल्ड्स और श्रेणीज के। ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे भाई क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट्स, ताकि उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। अब ऐसा हो सकता है कि क्राफ्ट पर्सन्स ने आयरन टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया होगा ग्रोइंग डिमांड्स को मीट करने के लिए, यानी कि अर्बन एलिट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई होगी और इसलिए आयरन टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया होगा। सो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट बॉक्स गिवन है आपकी बुक के अंदर। सो पाटलिपुत्र के बारे में है। देखो, हर एक सिटी की खुद की एक हिस्ट्री होती है। जैसे कि पाटलिपुत्र एक विलेज के रूप में डेवलप हुआ था, शुरू हुआ था, जिसे हम पाटली ग्राम कहते थे। बाद में 5th सेंचुरी BCE में मगधान रूलर्स ने डिसाइड करा कि वो अपने कैपिटल को राजगृह से इस जगह पे शिफ्ट करेंगे, तो उन्होंने पाटली ग्रामा का नाम चेंज करके पाटलिपुत्र रख दिया। सो 4th सेंचुरी BC के आसपास क्या हुआ, ये जो कैपिटल बन गया मौर्यन एम्पायर का, एक बहुत बड़ी सिटी भी बन गई पूरे एशिया के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी बन गई ये एशिया के अंदर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो गिरती गई, डिक्लाइन होती चली गई। जब चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआनज़ांग यहाँ पर आए ना 17th सेंचुरी BCE के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पे रूइंस देखे। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और बहुत ही कम पॉपुलेशन अब यहाँ पर रहती थी। सो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि भाई ज़ुआनज़ांग कब आए थे? 7th सेंचुरी CE में, और पाटलिपुत्र को पहले क्या बोलते थे? पाटली ग्राम। अब ये एक इमेज गिवन है आपकी बुक के अंदर। सो ये एक इमेज है मथुरा के अंदर, तो उसका एक हिस्सा है। सो पेडेस्ट्रल पे नीचे हमें देखने को मिलती है प्राकृत इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर बताया गया है कि एक विमेन थी जिसका नाम था नागापिया, जो कि एक गोल्ड स्मिथ की वाइफ थी जिनका नाम था धर्मका। तो उन्होंने इस इमेज को एक श्राइन में इंस्टॉल करवाया था, लगवाया था। तो ये वही इमेज है, तो उसके रूइन देखने को मिल रहा है। ऊपर की इमेज हो सकता है टूट गई होगी।
अब वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? वोटिव इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि गिफ्ट्स किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट वगैरह दे दिए हैं तो उनको रिकॉर्ड करती है। मान लो एक किंग ने एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यानी कि एक मंदिर को या फिर मस्जिद को कुछ दान दे दिया बड़ा सा, तो वो रिकॉर्ड करती है हमारी वोटिव इंस्क्रिप्शंस। सो ये एक मैप दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स का और टाउन्स का, तो ये हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुशानास के बारे में गिवन है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैप है, तो अच्छे से इसको देख लेना। अब बात करते हैं ट्रेड की। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास बहुत सारे लैंड्स और रिवराइन रूट्स देखने को मिलते थे हमारे सबकॉन्टिनेंट पे, और दूर दूर तक फैले दिखते थे वो रूट्स हमें। कुछ लोग इन रूट्स के ऊपर ट्रैवल करते थे। कौन थे वो ट्रैवलर्स? पेडलर्स होते थे जो मतलब पैदल यात्रा करते थे, शायद से वो फुट पे ट्रैवल करते होंगे। मर्चेंट्स होते होंगे जो कारवा में ट्रैवल करते होंगे बुलक कार्ट्स पे पैक एनिमल्स के साथ। साथ ही साथ सी फेयरर्स भी होते थे जिनका काम तो बहुत ज़्यादा रिस्की था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता था। रिस्की क्यों होता था भाई? शिप की मदद से जाना है, बोट्स वगैरह की मदद से जाना है, तो पता नहीं समुद्र में कब तूफान आ जाए, थोड़ा सा रिस्की होता था ये काम, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स को मस्सातुवन बोलते थे तमिल के अंदर, और सेटीज या सप्तावाहक बोला जाता था प्राकृत के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये टर्म्स एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं अभी तक आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। कॉइन्स एंड किंग्स, पहले भी एक्सचेंजेस होते थे, बट जब कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ ना तो एक्सचेंजेस बहुत तेजी से होने लग गए थे। अब पंच मार्क कॉइन्स बनाए जाते थे सिल्वर के, कॉपर के, तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए गए हैं सिंबल्स जो बने हुए हैं ना इन पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये कौन सी रूलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा। मौर्यास की कोशिश करी गई है कि भाई ये क्या मौर्यास के कॉइन्स थे या किसी और डायनेस्टी के, तो इनसे हमें पता चलता है कि ये इस किंग ने इशू किए होंगे। तो ये भी हो सकता है कि कुछ मर्चेंट्स, बैंकर्स और टाउन पीपल ने भी कुछ कॉइन्स को इशू किया होगा। इस टॉपिक के अंदर हम प्रॉपर्ली कॉइन्स और उनके किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कौन से किंग ने कौन से कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए होंगे। देखो, जो सबसे पहले कॉइन्स थे जिनके ऊपर नेम्स भी थे और इमेजेस भी थी रूलर्स की, वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो है कंट्रोल किया था, और 2nd सेंचुरी बीसीई के आसपास जो है लगभग उनका कंट्रोल शुरू हुआ था। तो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे जिनके ऊपर सबसे पहले इमेजेस और नेम्स देखने को मिलते थे रूलर्स के। हमने क्या देखा था कि भाई कुशानास के बारे में हमें कॉइन्स से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो इशू करे गए थे लगभग 1st सेंचुरी सीई में, तो जो सबसे पहले कॉइन्स इशू करे गए थे गोल्ड के, वो थे कुशानास की। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो भी गोल्ड कॉइन्स की मदद से, तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता होगा। इसके अलावा हमें रोमन कॉइन्स के होर्ड्स भी देखने को मिले हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर रोमन कॉइन्स देखना तो थोड़ी सी अजीब बात है। क्या भाई ये जो साउथ इंडिया था ये रोमन एम्पायर का पार्ट था? नहीं भाई, रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था। इसका क्या मतलब है कि शायद से क्या श्योरली साउथ इंडिया का ट्रेड होता होगा रोमन एम्पायर के साथ, जब ही तो हमें इतने सारे कॉइन्स देखने को मिले हैं, वो भी रोमन एम्पायर के। साथ ही साथ कुछ कॉइन्स ट्राइबल रिपब्लिक्स जैसे कि योधेयाज ऑफ पंजाब और हरियाणा ये भी इशू किया करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी सीई के आसपास इन्होंने कॉइन्स इशू करे थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स जो हैं वो निकाले हैं, जो माना जाता है योधेयाज के कॉइन्स हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये भी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। बहुत अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के गोल्ड के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं गुप्ता रूलर्स के। जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट वी कैन से गोल्ड कॉइन्स माने जाते थे वो गुप्ता रूलर्स के थे। जो कॉइन्स थे गोल्ड के जो उनकी प्योरिटी के लिए जाने जाते थे, वो थे गुप्ता रूलर्स के। लगभग 6th सेंचुरी सीई के आसपास क्या हुआ, गोल्ड कॉइन्स के जो फाइंड्स थे वो कम ही देखने को मिले, यानी कि इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं देखने को मिलते थे। इससे क्या पता चलता है, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था? अब हिस्टोरियंस बटे हुए हैं इस इशू के ऊपर। कुछ हिस्टोरियंस का मानना कुछ है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना कुछ है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हो सकता है कि जब
वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था ना, तो उससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे भी इफेक्ट देखने को मिला था, यानी कि ट्रेड भी अब कम हो गया था साउथ इंडिया के साथ। इस वजह से वहाँ पर अब हमें कम ही कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, और इससे स्टेट्स की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला होगा। जबकि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस टाइम पे नए टाउन्स और नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड देखने को मिल रहे थे, तो इस वजह से हो सकता है कि कॉइन्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में हो। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बेशक इस टाइम पे हमें कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं, कॉइन्स कम ही मिल रहे हैं, बट कॉइन्स का जिक्र अभी भी इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में होता है, यानी कि कॉइन्स का लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा होगा जिसके वजह से वो होर्ड नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो सकता था। ये दूसरे हिस्टोरियंस का विचार है। क्या ऐसा हो सकता है कि कम कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कॉइन्स कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन में थे, या फिर होर्ड नहीं किए जा रहे थे? तो हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। तो ये सिर्फ हिस्टोरियंस के दो अलग अलग विचार हैं। अब ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। तो ये क्या है? ये योध्या कॉइन है। हमने देखा था योध्या ट्राइबल रिपब्लिक्स थी हरियाणा पंजाब की, तो उन्होंने ये कॉइन्स इशू करे थे। तो ये गुप्ता कॉइन्स है जो कि उनके प्योरिटी के लिए जाने जाते थे। एंड ये कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं। इनको पंच मार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें पंच करके बनाया जाता था। अब न्यूमिस्मैटिक क्या होती है? न्यूमिस्मैटिक स्टडी होती थी कॉइन्स की, जैसे कि विजुअल एलिमेंट्स, उनके ऊपर क्या बना हुआ है, कॉइन्स के ऊपर स्क्रिप्ट क्या है, इमेजेस क्या है, उनका एनालिसिस करना, पूरा किस हालत में वो मिले हैं। तो मतलब कॉइन्स के बारे में हर प्रकार की स्टडी करना, दैट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है बैक टू बेसिक डेसिफरिंग ब्रह्मी। अब जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी को कैसे डेसिफर किया था वो समझते हैं। अब स्कॉलर्स ने अर्ली इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करा। कई बार उन्हें लगता था कि वो संस्कृत में होंगी, बट ऐसा नहीं था। वो पुरानी वाली इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत के अंदर थी। सो बहुत सारी डिकेड्स तक, मतलब बहुत सारे दशकों तक उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन करी। आफ्टर डिकेड्स ऑफ पेंसटेकिंग इन्वेस्टिगेशन, एपिग्राफिस्ट ने जो है मिलके, जेम्स प्रिंसेप ने उनके साथ मिलके जो है डेसिफर करा अशोकन ब्रह्मी को 1838 के अंदर। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई, उसके बाद जाके कहीं 1838 के अंदर अशोकन ब्रह्मी को डेसिफर किया गया था। हम ये इमेज देख पा रहे हैं। ये क्या है? एक अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रही थी हमें, तो ये उसकी इमेज आपकी बुक में गिवन है। ये है अशोकन ब्रह्मी, और ये इधर है हमारी देवनागरी इक्विवेलेंस जो कि आज की हिंदी में हम यूज़ करते हैं। ऐसे अशोका की ब्रह्मी के अंदर क को लिखा जाता था, ऐसे च को, ऐसे ड़ को, ऐसे द को, ऐसे म को, ऐसे र को। ठीक है, तो ये अशोका की ब्रह्मी थी जो कि हमने डेसिफर कर ली है। जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर कर ली है। कब करी है भाई? 1838 के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर टू रिमेंबर। एक और स्क्रिप्ट थी जिसे डेसिफर करा जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि थी खरोष्टी। कैसे खरोष्टी को डेसिफर करा गया था? देखो, खरोष्टी की जो डेसिफरमेंट की स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी अलग है। ये जो स्क्रिप्ट थी ना, ये नॉर्थ वेस्ट वाली इंस्क्रिप्शन के अंदर यूज की जाती थी, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था जहाँ पर इंडो ग्रीक्स ने रूल किया था ना, तो वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिली है ना, वहाँ पर ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ पर हमें कुछ कॉइन्स भी देखने को मिले। उन कॉइन्स के अंदर किंग्स के नाम भी थे जो कि ग्रीक और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए थे। तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स जो पुरानी वाले ग्रीक को पढ़ सकते थे ना, तो उन लोगों ने दोनों लेटर्स को कंपेयर करा, ग्रीक वाले को भी और खरोष्टी वाले को भी। ऐसे कंपेयर करा गया था लेटर्स का, और फिर ऐसे डेसिफर कर ली गई थी। अब जब प्रिंसेप ने देखा कि जो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन है, जो स्क्रिप्ट है, वो तो खरोष्टी है, लेकिन उसके अंदर प्राकृत लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लिया गया ना, तो बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ना पॉसिबल हो गया था। तो ऐसे खरोष्टी को डेसिफर किया गया था। नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब एक रूलर है अशोका। अशोका के बारे में इंस्क्रिप्शंस के अंदर डायरेक्ट नहीं लिखा गया है। उनकी जगह क्या लिखा गया? उनके टाइटल्स लिखे गए हैं, जो टाइटल्स उन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे, जैसे कि देव नाम पिया, जिसे हम कहते हैं बिलव्ड ऑफ गॉड्स, या फिर पिया दासी, प्लेजेंट टू बी होल्ड। तो अशोका का नाम से डायरेक्टली इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन नहीं था, बल्कि उनके टाइटल्स जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखे, जैसे देव नाम पिया, पिया दासी, ये लिखे गए थे इंस्क्रिप्शन के अंदर। जो अशोका नाम है ना, वो कुछ और इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन था, जिनके अंदर टाइटल्स भी थे। तो बार बार जब इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन करा गया ना, तो तब हमें समझ में आया जो इंस्क्रिप्शंस है, ये तो टर्म्स में, कंटेंट में, स्टाइल में, लैंग्वेजेस में, सब चीज़ों में मैच कर रही है। तो तब हमें पता चला कि भाई अशोका ही थे जिन्हें देवनाम पिया
या फिर पियादासी बोला जा रहा था। और ये सेम इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें अशोका को पियादासी या देवनामपिया बोला जा रहा है। इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन किया जाता है, बहुत ज़्यादा पेंसटेकिंग काम होता है ये, तब जाके कहीं ना कहीं एक इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया जाता है, समझा जाता है क्या लिखा गया उसके अंदर, और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। हमने पहले ये भी पढ़ा था ना कि अशोका ने ये क्लेम करा है कि पुराने वाले जो रूलर्स थे, जो पहले रूलर्स थे, उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखे थे रिसीव करने के लिए रिपोर्ट्स को, यानी कि रिपोर्ट्स को रिसीव करने के लिए पहले वाले किंग्स ने कोई खास अरेंजमेंट्स नहीं कर रखे थे। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसिडर करें, अशोका से पहले वाली पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसिडर करें सब कॉन्टिनेंट की, तो क्या हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट सही थी? हिस्टोरियंस कॉन्टिन्यूसली जो है इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन करते रहते हैं, इन स्टेटमेंट्स को एक्सेस करते रहते हैं, एसेस करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये बात, जो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये सही हैं या ये एग्जेगरेशंस हैं। हम इन्हें मान सकते हैं कि हाँ अशोका ने ये चीज़ बोली है तो ये सही है, नहीं है भाई। क्योंकि देखो इंस्क्रिप्शन के अंदर एक किंग लिखवाता है और उस किंग की मर्जी है कि वो क्या लिखवाएगा, उसके बारे में कुछ गलत तो लिखा जाएगा नहीं। तो ये मानना कि हाँ टू द पॉइंट ये बिल्कुल सही है, तो ये थोड़ा सा वी कैन से प्रॉपर नहीं होता है हर एक इंस्टेंस के अंदर। इस वजह से हिस्टोरियंस को हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो एक कंक्लूजन पे आते हैं। अब हिस्टोरियंस को कुछ और असेसमेंट्स भी करने पड़ते हैं। अगर मान लो एक किंग ने एक ऑर्डर लिखवा दिया है एक नेचुरल रॉक के ऊपर सिटी के पास या फिर किसी इंपॉर्टेंट रूट ऑफ कम्युनिकेशन पे, तो क्या जो पासर बाय हैं यानी कि गुजरने वाले हैं जो उस राह से, क्या वो रुक के उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे? ज़्यादातर लोग जो थे वो लिटरेट नहीं थे। क्या सब लोग जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उन सभी को प्रकृत समझ में आती थी जो पाटलिपुत्र के अंदर यूज़ करी जाती होगी? तो हमें नहीं पता है। हिस्टोरियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं जब उन्हें इतना कुछ मिलता है, खासकर कि वो तो अपनी फील्ड में इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनके ही मन में कितने सवाल आते होंगे। बट हर एक सवाल का जवाब मिलना ये कंपलसरी नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनिंग करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, तब जाके उन्हें एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर मिलता है। अब इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। कई बार क्या होता है टेक्निकल लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। लेटर्स फेंटली इंग्रेव्ड होते हैं, हल्के से लिखे होते हैं, कई बार रिकंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इंस्क्रिप्शंस हो सकता है टूटी हो या फिर लेटर्स गायब हो, तो उस टाइम पे हम कैसे पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन को? साथ ही साथ हमेशा ईजी नहीं होता है इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं समझ सकते उन वर्ड्स का, क्योंकि एक वर्ड का बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन के अंदर वो वर्ड लिखा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो इंस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर जगह पे एक टाइम पे पर्टिकुलर इंस्टेंस पे लिखवाई गई होगी, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हो सकता है उसका मतलब कुछ और ही बन रहा हो हमारे हिसाब से। तो बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं इंस्क्रिप्शंस के भी। साथ ही ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नजरिया दिखाती है जिसने उसे लिखवाया होगा। ऑर्डिनरी लोगों के विचार हमें इंस्क्रिप्शन के अंदर नहीं देखने मिलते। इतनी सारी हजारों इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिली, हमने इतनी सारी डिस्कवर करी है इंस्क्रिप्शन, बट सबको डेसिफर हम नहीं कर पाए हैं, पब्लिश नहीं कर पाए हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ और भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि होंगी उस टाइम पे, बट टाइम के साथ साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाई होंगी, रूइन हो गई होंगी, डिस्ट्रॉय हो गई होंगी। जो कुछ भी इंस्क्राइब करा गया होगा उसका सिर्फ फ्रैक्शन ही हमारे पास अभी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंस्क्रिप्शन के अंदर जो रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, जो दुख सुख होते थे लोगों के, उनके बारे में नहीं लिखा जाता, बल्कि ग्रैंड यूनिक इवेंट्स के बारे में ही ज़्यादातर लिखा जाता है। किंग से रिलेटेड इवेंट्स को ही सिर्फ इंस्क्रिप्शन के अंदर जगह दी जाती है। जो कंटेंट होता है ना इंस्क्रिप्शन का, जो इंस्क्रिप्शन के अंदर जो लिखवाया जाता है ना, उसके अंदर जिसने लिखवाया है उसके विचार होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन बायस्ड भी होती हैं। तो ये आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे, तो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें कर्नाटका से मिली है, जो लगभग 6th सेंचुरी सी की होगी। एंड ये एक और इमेज हम देख पा रहे हैं, तो ये कॉइन है इंडो ग्रीक किंग मिनेंदर के। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर है तो प्लीज इग्नोर इट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग, आपको एक बार एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग लगानी पड़ेगी ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड
वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट टू यू गाइज, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बनता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए और अदर अपडेट्स के लिए। सो टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर, प्लीज़ गो ऑन दैट चैनल एंड जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे थोड़ी देर में आपको। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।